वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ लेक्चर ऑफ सेल सेपरेशन एंड टेक्निक्स। ये इसका दूसरा हिस्सा है और इस पार्ट के अंदर हमने रिमेनिंग टेक्निक्स को डिस्कस करना है एंड ऑल्सो उनके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी है कि टेक्निक्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं या डिफरेंस के क्वेश्चंस आते हैं या यहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकती हैं। सो दैट्स वाई आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक्स है दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप चार्ज बेरिंग पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज शेप मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे आप इनको सेपरेट करते हैं। यानी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की हम बात करें कि अगर वो एक सोल्यूशन में लाइक डीएनए मौजूद है, आप उसको सेपरेट करना चाहती हैं, या आरएनए या प्रोटीन्स मौजूद हैं, आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो फिर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करती हैं, क्योंकि प्रोटीन्स पर मेजॉरिटी प्रोटीन्स पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आरएनए के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट बैकबोन होती है। इसी तरह डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके ऊपर भी जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से फॉस्फेट बैकबोन होती है। सो इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव प्रोटीन के केस में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर हम इस टेक्निक की बात करते हैं तो इस टेक्निक में सबसे पहले होता ये है कि एक जेल प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उस जेल को जो है ऐसा किया जाता है कि एक ग्लास स्लाइड ली जाती है, दूसरी ग्लास स्लाइड ली जाती है जिसको प्लेट भी कहते हैं, और उनके दरमियान में इस जेल को फिल कर दिया जाता है। रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। ठीक है, तो अब ये एक ना फिल्म की तरह बन जाता है कि आपके पास एक छोटी सी स्लैब बन जाती है जो ग्लास की है और उसके दरमियान में सारा ये जेल मौजूद है जो कि आपको एक फिल्म की तरह मिल जाता है। फिर उस जेल को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जेल है, ठीक है, उसको यहाँ पे रख दिया जाता है। अब ये जो सेंटर में आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये सारे का सारा क्या है, ये जेल टैंक है, ये उसका पावर सिस्टम है सान। तो होता क्या है कि इस वो जो स्लैब आपकी बनी है जिसकी लेफ़्ट और राइट ग्लास प्लेट थी और सेंटर में सारी जेल एक स्लैब की तरह बन गई थी, तो वो स्लैब आप यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये इसका अपर बफर सोल्यूशन होता है, ये इसका लोअर बफर सोल्यूशन होता है। ये सारा जेल सोल्यूशन है। आप स्लैब यहाँ पे रख देते हैं, फिर सारा ऊपर से भी आप फिल कर देते हैं इसको बफ़र से, और नीचे वाले सोल्यूशन ऊपर दोनों को जो है आप बफ़र सोल्यूशन को जो है ना कर देते हैं। फिर आप जिस प्लग लगा देते हैं ब्लैक के साथ, और जो कि नेगेटिव पोल होता है, और रेड के साथ जो कि पॉजिटिव पोल होता है। ठीक है जी, फिर आप क्या करते हैं कि आप उस सोल्यूशन को हाई स्पीड पर जो है ना वोल्टेज पर आप चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जब मिलती है तो नीचे से बबल्स उठना शुरू हो जाते हैं और सोल्यूशन ट्रैवल करना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा, एक सबसे ख़ास बात कि ये तो सारा जेल का सिस्टम है, बट बिफोर स्टार्टिंग द जेल आप क्या करते हैं कि आपका जो लेट्स से कि ये एक टेस्ट ट्यूब थी जिसके आप पास आपका मिक्सचर था, प्रोटीन थी, या लेट्स से डिफरेंट टाइप के डीएनए फ्रेगमेंट थे, या डिफरेंट टाइप के आरएनए फ्रेगमेंट थे, तो आप 1 2 3 4 करके वो जो वेल्स बनाते हैं। ठीक है, जब आपने वो एक स्लैब बनाई थी तो उस स्लैब के अंदर क्या होता है कि इस तरह से आप कॉम्ब जब ऐड करते हैं तो छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं वेल्स का। लेट्स से कि आपने ये ट्यूब नंबर 1 थी, इसी तरह आपके पास एक ख़ास ट्यूब थी जिसके पास सोल्यूशन नंबर 2 था, इसी तरह सोल्यूशन नंबर जो है वो 3 था इसके अंदर। तो पहले एक सोल्यूशन आपने यहाँ पे माइक्रो पाइपेट की मदद से इंजेक्ट किया, दूसरा सोल्यूशन जहाँ पे इंजेक्ट किया, तीसरा जो है वो यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। अब ये जब आप चलाना शुरू करते हैं, लेट्स से कि ये आपका जेल टैंक है, ठीक है, और ये आपके जो हैं ये 4 सेक्शन मौजूद हैं, जिनमें से पहले 3 के अंदर आपका जो है सारे का सारा वो मिक्सचर मौजूद था सोल्यूशन वाला जो आपने सोल्यूशन से लिया, लेकिन जो 4th था उसमें आपका सैम्पल एस फॉर सैम्पल मौजूद था जिसमें सारी लेंथ और विड्थ और हर चीज़ मौजूद थी। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये डीएनए का है तो आपने डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स भी डाल दिए और एक सैम्पल डीएनए डाल दिए जिसमें सारी लेंथ विड्थ हर चीज़ सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। जब नीचे जिसको इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू होती है तो ये चीज़ें ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है और नीचे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा ज़ाहिर सी बात है वो नीचे पॉजिटिव की तरफ आएगा, जो पॉजिटिव वाला होगा ऑब्वियस सी बात है कि वो ऊपर नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट होती है ये साइज़ और इनके डेंसिटी की बेस पर होती है। जो स्मॉल साइज़ होगा ज़ाहिर सी बात है वो लेस डेंस होगा, वो जल्दी ट्रैवल करेगा। जो लार्ज साइज़ का होगा वो लेस ट्रैवल करेगा, तो वो अभी पीछे होगा। तो जो आपके पास एक पैटर्न बनता है मैं आपको दिखा देती हूँ।
वो जो आपका पैटर्न बनता है यहाँ जेल टैंक का, ये जो पैटर्न है ये इस तरह से हमने कहा था कि हमारे वेल्स बने हुए थे। ये एस यानी वो जो सैंपल था वो था। यहाँ पर कोई, यहाँ पर आपको मिलेगा कोई फ्रेगमेंट, आपको यहाँ मिलेगा कोई, यहाँ पर इस तरह से लाइन की फॉर्म में कुछ ऐसे मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा, एक इरेगुलर सा पैटर्न मिलेगा। अब आप इसको जेल डॉक सिस्टम के अंदर रखेंगे। वो एक मशीन है जो आपको ये सारी चीज़ें यूवी लाइट के ऊपर दिखाती है, यानी ये चीज़ें आपको विजिबल होती हैं, ठीक है। तो लैडर ये जहाँ पर मौजूद है ये सारा ओपन हो जाता है, इस तरह से सारी बेसेस एक लाइन में अरेंज हो जाती हैं। तो आप ये पढ़ लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। लेट्स मैं कहती हूँ कि ये वाला फ्रेगमेंट एक ख़ास लेंथ और साइज़ डेंसिटी का होगा, तो आप यहाँ से कंपेयर करने से आपको पता चल जाएगा यहाँ वाले की लेंथ विड्थ साइज़ क्या है, ये आपको इधर वाला बता देगा, क्योंकि ये चीज़ तो सारी नॉमिनेटेड है, लिखी हुई होती है, तो आप इसको कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। तो ये एक माइनर सा प्रोसीजर था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है। वही बात इन्होंने लिखी है कि 2 एंड होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन दोनों ऊपर और नीचे वाले में आप डाल देते हैं, फिर आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से वो चलना शुरू करते हैं। नेगेटिव मॉलिक्यूल पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जाएंगे। इसी तरह वेलोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के, यानी स्मॉल फ्रेगमेंट जल्दी मूव करेगा, वो ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। जो लार्ज फ्रेगमेंट होगा वो भी पीछे रह जाएगा। तो आप बहुत आसानी से इसको स्टेनिंग प्रोसीजर जेल डॉक सिस्टम के अंदर आसानी से रख के और इसको स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री ये आपको जो डिवाइस नज़र आ रहा है ना, इसी को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का नाम देते हैं। ये जो आपको स्लैब नज़र आ रही है ना, इस तरह से ये बिल्कुल ओपन होती है, पीछे की तरफ एक ढक्कन की तरह ये खुल जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आपने एक सोल्यूशन रखा डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, ठीक है। ये एक सोल्यूशन था। इस सोल्यूशन को आपने जो है ना, यहाँ पे जगह बनी पड़ी होती है टेस्ट ट्यूब डालने की, आप वहाँ पे टेस्ट ट्यूब को हैंग कर देते हैं, ठीक है, ऊपर से सील कर देते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे एक टाइमर सेट कर लेते हैं। ये टाइमर ख़ास लाइट गुजारता है और उस लाइट की एब्जॉर्प्शन के बाद जो है ना, जो पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगी और जैसा जितना भी एब्जॉर्ब करेगी, तो वो आपके पास एक ग्राफ की सूरत में आ जाता है। ज़रा मैं थोड़ा सा जूम करूँ इस पिक्चर को, तो ये आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा। हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो आपको ग्राफ जो है ना सारा बताता है कि आपके पास कौन सी पिगमेंट थी, उसने किस लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया और कितनी क्वांटिटी में किया है। तो ये फिर आपके पास इस तरह का ग्राफ ये था जो वहाँ पे बना हुआ था, जो नज़र आता है आपको, ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसी टेक्निक है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए कोई भी ख़ास पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से मिलते हैं। और जो ग्राफ आपको मिलेगा ये वाले, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये आपको बताता है कि 3 तरह के पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। क्लोरोफिल ए की जो पीक है वो अगर आप देखें तो ये 400 की रेंज है, लेकिन ये 450 बन रहा है। तो क्लोरोफिल ए जो है ये 450 पर इसकी पहली पीक बनती है और फिर इसकी पीक जो है ना ये बनती है 700 पर, यानी कि 450 से 700 की जो पीक है वो किसकी है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट ये जो पीक बनी है क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी की जो पीक है ये आपको कहाँ पे मिलती है, तकरीबन ये आपको 470 पर क्लोरोफिल बी की पीक मिलती है और दूसरी पीक आपको मिल रही है ये ऑलमोस्ट 680 पर, ठीक है। 470 से 680 पर आपको क्लोरोफिल बी की पीक मिल रही है। फिर उसके बाद आपको कैरोटीनॉइड्स मिलती हैं, तो कैरोटीनॉइड्स आपको जो है वो तकरीबन 450 से जो है वो 550 की पीक जो है ना आपको मिलती है इनकी कैरोटीनॉइड्स की। तो ये आपको यहाँ से रेंज पता चल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि वैसे तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को डिटरमिन करता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन से पिगमेंट किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन ये कुछ ख़ास मौक़ों पर डीएनए के सैम्पल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि डीएनए भी एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशंस को, एक्सरेज़ को। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का तो यही काम है ना कि अगर आपके सोल्यूशन का मौजूद मॉलिक्यूल या पिगमेंट अगर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस क्वांटिटी में करते हैं और जिस तरीके से कर रहे होते हैं, वही सारा पैटर्न आपको ग्राफ की फॉर्म में मिल जाता है। तो डीएनए के थायमीन भी जो है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करती है, इसी तरह एक्सरेज भी डीएनए एब्जॉर्ब करता है, तो गैमा रेज भी एब्जॉर्ब करता है। डीएनए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। सो अगर डीएनए मॉलिक्यूल भी आप देखते हैं तो उसका भी एक ख़ास पैटर्न बन जाएगा किसी भी वेवलेंथ का, जो आपको बता देगा कि कौन सी वहाँ पर जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हुई है और किस बेस ने एब्जॉर्ब की है, ठीक है। लेट्स से हम कहते हैं थायमीन ने एक्सरेज एब्जॉर्ब की हैं, इस तरह से या यूवी रेडिएशन जो है वो एडेनिन गुआनिन ने एब्जॉर्ब करी, तो ये आपको एक पैटर्न मिल जाता है। तो उसी हवाले से यहाँ पे उसने डिस्क्राइब किया है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में किया जाता है।
फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन पर। अच्छा, इससे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका ना एक हवाला दे देती हूँ कि ये मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या होती है। देखिए, मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि जब आप दूर से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं ना, तो आपको वो कितनी करीब नज़र आती है। ठीक है, लेट्स से कि आपको ना ये दोनों जो एम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये थोड़े से एक दूसरे से फासले पर नज़र आ रहे होंगे, या इनके साथ जो डॉट लगा हुआ है ना, ये थोड़े से फासले पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ज़रा मैं इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, अब जूम करने के बाद आप ये देखें कि यहाँ तक जब ये स्क्रीन जूम हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा स्क्रीन जूम नहीं हो सकती है। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है स्क्रीन की कि आप इतना ही जूम कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके दरमियान अब आपको पता चला है कि डिस्टेंस तो इतना ज़्यादा है, यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। पीछे आप देख रहे थे तो आपको लग रहा था कि एक दूसरे के करीब करीब पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये आप कहते हैं कि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसको आप नाम क्या देते हैं, रेजोल्यूशन का, कि ये रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन ये होती है कि अब इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा, ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। और मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर अब आपको पता चला है कि दोनों एम के दरमियान में अच्छा खासा डिफरेंस है, एम और डॉट के दरमियान में यानी फुल स्टॉप के दरमियान में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो इसको हम नाम क्या देते हैं, रेजोल्यूशन का। अब मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ होती है, मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि जब आप मैग्नीफाइंग पावर को यूज़ करके एक चीज़ के इमेज को बहुत इन्हांस कर देते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होती है, द मिनिमम एबिलिटी ऑफ लेंस, अगर मैं इसको थोड़ा सा, हाँ अपसेट हो गया, कि मिनिमम एबिलिटी ऑफ लेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स, वो क्या था, रेजोल्यूशन। जो अभी हमने किया वो क्या था, रेजोल्यूशन। और ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन क्या है, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, और रेजोल्यूशन जो है ये आप और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन से, यानी आपने रिजॉल्व किया, आपने साथ साथ उस चीज़ को मैग्नीफाई भी करना है। अब मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ होती है, कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी आप कोई लेंस लगाते हैं, लेंस लगा के आप उस चीज़ को लेट्स से इतना जूम आउट करते हैं। ये यहाँ पे अगर मैं जूम आउट करूँ तो अब आपको पता चला है कि ये जो सेंटर है सेल का, ये न्यूक्लियस जो है, अगर मैं सेल सेंटर की बात करूँ कि ये जो सेल सेंटर है, इसमें अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये इस तरह से आपको जो है ये चीज़ मिलती है। और दरमियान में आपको ये डॉट सा भी नज़र आ रहा है, ये इस डॉट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये आपको अब ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये जगह काफ़ी रफ सी है, इस तरह से बनी हुई है, या यहाँ पर भी कोई चीज़ इस तरह से गिरी पड़ी है आसपास में, यानी इस जगह की हम बात कर रहे हैं सारी की। ठीक है, तो ये क्या चीज़ थी, ये इसकी होती है मैग्नीफिकेशन। रेजोल्यूशन ये है कि आप किसी चीज़ को इतना जूम आउट करें कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके करीब तरीन पॉइंट के पास है, उसको आप रेजोल्यूशन कहते हैं। और मैग्नीफिकेशन क्या है कि आप कोई लेंस यूज़ करके उस चीज़ को एनहांस कर देते हैं, उसके इमेज को मैग्नीफाई कर देते हैं, वो मैग्नीफिकेशन होती है। यहाँ पर जो डिफरेंट लेंसेज होती हैं उनकी मैग्नीफिकेशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स का मतलब होता है कि किसी भी आप उसके साइज़ को अगर इन्हांस करना चाहें तो फॉर एग्जांपल 10x मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है ये इंक्रीज़ कर सकती है 1 to 10, यानी 10% वो जो है ना उसकी क्वांटिटी को इन्हांस कर सकती है, उसके साइज़ को इन्हांस कर सकती है। जैसे आप नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या होती है, उसमें आप ऊपर आई पीस में देख रहे होते हैं और नीचे ऑब्जेक्टिव पड़ा होता है। आई पीस की रेजोल्यूशन जो होती है वो 5 होती है, 10 होती है, 15, इस तरह से, यानी 5 की रेंज में होती है। और ऑब्जेक्टिव की जो रेजोल्यूशन है पहली होती है 10x, ठीक है, जिस पर माइक्रोस्कोप एडजस्ट होती है। फिर उसके बाद होती है 40x, जिस पर आप आसानी से अपने काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप बैक्टीरिया के साथ डील कर रहे हैं या बैक्टीरिया के साथ डील कर रहे हैं तो फिर आप ऑयल ऐड करके ऑयल की फिल्म बना के 100x पर उसको ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम ऑयल इमल्जन ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर इमेज नजर आए। तो ये 3 तरह की ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये किस चीज़ की है, ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ की जाती है, लाइक ये सिंपली हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, दैट इट इज़ अ टेक्निक इन विच अ माइक्रोस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व द माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, नेकेड ऑब्जेक्ट्स। लाइक हमने बात की यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ होती है, एक रेंज आपको बताइए कि 10 से 30 माइक्रोमीटर की चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, तो ये ओवरऑल मैग्नीफिकेशन पावर को बढ़ा देता है। मैग्नीफिकेशन पावर क्या चीज़ होती है फॉर माइक्रोस्कोप, मैग्नीफिकेशन पावर बेसिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ बोथ लेंस, यानी आप जो है ना आई पीस की पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। फॉर एग्जांपल आई पीस, लेट्स से कि आपके पास अगर हम कहते हैं कि जो आई पीस है ना उसकी मैग्नीफिकेशन पावर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आई पीस आपने जो यूज़ किया वो 10x का था, ठीक है, और उसकी ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए और ऑब्जेक्टिव आपने 40 का यूज़ कर लिया। तो अब आपकी माइक्रोस्कोप की अब टोटल जो है मैग्नीफाइंग पावर कितनी है,
टोटल मैग्नीफाइंग पावर है 400x। तो 400x इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ आई पीस मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव। तो इसको हम नाम देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर होती है लाइट माइक्रोस्कोप की वो 250 नैनोमीटर की और मैग्नीफिकेशन पावर 4000 की होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर 0.2 नैनोमीटर है और मैग्नीफिकेशन पावर आप देखें तो कितनी ज़्यादा है। यानी ये चीज़ें आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। इसी तरह जो हमारे पास इसके बाद जो टेक्निक आती है वो माइक्रोमीट्री की है। अब पीछे जो आपने तो माइक्रोस्कोपी देखी ना कि सिंपली आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने मैट्रिक में भी ऑब्जर्व किया होगा चीज़ों को, तो वो तो सिंपल एक माइक्रोस्कोपी एक माइक्रोस्कोप को यूज़ करना होता है। माइक्रोमीट्री क्या चीज़ है? लेट्स से कि आपकी जो माइक्रोस्कोप है, लेट्स से कि ये उसका स्टेज है, ठीक है, और सेंटर में आपने ये सेंटर में एक डॉट है जो कि अमूमन उसमें ना इस तरह से, अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो स्टेज किस तरह से लगा पड़ा होता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने अपना ऑब्जेक्ट रखना है। ओके, अब ये लेट्स से कि हमारा माइक्रोस्कोप का स्टेज था। थोड़ा मैं अगर इसको नीट ड्रॉ कर लूँ कि ये हमारे पास माइक्रोस्कोप का जो है वो स्टेज है और यहाँ सेंटर में आपने अपनी एक छोटी सी स्लाइड रख दी है जिसके ऊपर आप खड़े ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लेट्स से कि ये एक लाइन, ये आप इस जगह को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है, ये सीधा जा रही है आपके आई के अंदर। ये चीज़ कहाँ पे जा रही है? आपकी आई के अंदर, क्योंकि आप यहाँ से इसको देख रहे हैं। ये जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अब आप चाहते हैं कि इस स्लाइड में जो भी साइज़ पड़ा है ऑब्जेक्ट का वो आप मेजर कर सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें, तो उस मकसद के लिए आप माइक्रोमीट्री करते हैं। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप। इसमें दो तरह के माइक्रोमीटर यूज़ होते हैं। एक ओक्यूलर है जो कि ज़ाहिर सी बात है ये इस तरह का होता है, छोटी सी डिस्क की तरह का, जो आप आई पीस के अंदर रख देते हैं और उसके ऊपर भी ग्रेजुएशन होती है, यानी नंबर्स लिखे होते हैं। और एक स्टेज माइक्रोमीटर होता है जो आप स्टेज के साथ बिल्कुल इस तरह से ऊपर साथ जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। ये भी ग्रेजुएटेड होते हैं, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। अब होता क्या है कि जब आप ये पढ़ना शुरू करते हैं तो लेट्स से कि ये आपका ओक्यूलर वाला था, ठीक है, और इस आपको सेंटर में एक चीज़ नज़र आई यहाँ पर, और इसी के साथ से हम कहते हैं कि ये आपका जो है वो स्टेज माइक्रोमीटर है जिसके ऊपर ये सारी ग्रेजुएशन मौजूद है, ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो आप उसको काउंट करते हैं। जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, कि आपने ये ओक्यूलर डिस्क देखी और एक जो है ना ये मौजूद था ऑब्जेक्ट जो आपको नज़र आया और ये उसकी पर्टिकुलर रेंज है। अब आप क्या करते हैं कि उसको आसानी से मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं कि ये जो आपका ख़ास एक लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस होगा ना, ये लेंस क्या होता है कि ये इस तरह से है और ये इस तरह से आप इसको एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, यानी इसकी एक रीडिंग इसकी एक रीडिंग के बराबर आ जाती है, वो बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाता है। फिर आप इसको इक्वली आसानी से जो है ना डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये तरीका क्या होता है, इसमें हम कहते हैं कि कैलिब्रेशन यानी यही जो ग्रेजुएटेड होती है जिसको हम ये कहते हैं कि नेम वैल्यूज़ और नंबर लिखे हुए हैं। तो अब सुपर इम्पोज करने का मकसद ये आप एडजस्ट करते हैं कि हर एक डिवीज़न जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो यहाँ पे नज़र आ रही हो, कि ये जैसे उन्होंने बनाया हुआ है कि 0 उसका 0 के साथ है, ठीक है, इस तरह 10 10 पे ख़त्म हो रहा है, 9 90 पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि हम ये कंसिडर करते हैं 1 डिवीज़न ऑफ आई पीस इज़ इक्वल टू 10 डिवीजन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ये चीज़ होती है। हम इस तरह से काउंट करते हैं इसको। तो यही चीज़ आप देख सकते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन करके आपको दिखाया हुआ है। 0 तो 0 के साथ आएगा, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन 1 के आगे जगह आपको क्या नज़र आ रहा है? 10। तो ये 1 आई पीस वाला है लेकिन ये 10 ऑब्जेक्टिव वाला है। इसी तरह अगर आप देखें तो वहाँ पर 5 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर एंडिंग 10 की है, यहाँ पर एंडिंग 100 की है। तो इसके दरमियान में आपकी जो भी लेट्स से कि ये स्लाइड थी तो मुझे पता चल गया इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 3 से 6 के दरमियान में। अब मैं इसको थोड़ा सेट करूँगी, सेट करने के बाद एडजस्ट करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि इसका जो साइज़ है वो तो ऑलमोस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर के दरमियान में है। 2.5 एग्जैक्टली है, लेकिन 2 से 3 की रेंज इन चीज़ों की हो सकती है। तो ये तो जस्ट एक सपोज एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि ये करते कैसे हैं। तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, माइक्रोमीटर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप माइक्रोस्कोपिक जो सब्जेक्ट होते हैं, जो चीज़ें हैं, आपकी जो स्लाइड वगैरह होगी उसके जो अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म है उसके साइज़ आप मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ओक्यूलर माइक्रोमीटर की एक डिवीज़न बराबर होती है 100 डिवीजन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव
विद नो एब्सोल्यूट वैल्यू, किसकी कोई आगे फर्दर डिविजन्स नहीं होगी, आगे वैल्यू नहीं होगी। और ये आप सुपर इम्पोज कैलिब्रेटेड स्टेज के ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद सुपर इम्पोज करते हैं, रीडिंग वगैरह एडजस्ट करते हैं, और फिर जो भी चीज़ आप इसके अंदर आके स्टडी करना चाहेंगे तो वो बड़ी आसानी से आप मेजर भी कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द पार्ट ऑफ द टॉपिक। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड लेक्चर भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके क्वेश्चन बता देती हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या यूँ भी कहा जा सकता है डिस्क्राइब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाउ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, या यूँ भी आ सकता है नेम द टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट द चार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सोल्यूशन। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर डिस्क्राइब स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, या फॉर विच पर्पस स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री इज़ यूज्ड, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट माइक्रोस्कोपी, या यूँ भी कहा जा सकता है व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। एंड इसकी ज़्यादा जो ये मैंने आपको पावर्स बताई ये सारी आती हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। और फिर माइक्रोमीट्री पर अक्सर क्वेश्चन ये आता है, हाउ द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोपी, माइक्रोमीट्री, हाउ द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय माइक्रोमीट्री। या यूँ भी आपको क्वेश्चन किया जा सकता है दैट यार दफा थी बने इसका अंदर डालू। माइक्रोमीट्री का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ सकता है, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब अ टेक्निक विच इज़ यूज टू मेजर द साइज़ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। या यूँ भी कहा जा सकता है व्हाट इज़ माइक्रोमीट्री, फॉर विच पर्पस इज़ इट यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आपको किसी भी तरीके से थोड़ा सा वो घुमा फिरा के शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। अगेन मैं आपको एक चीज़ याद करा दूँ कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। इसी तरह ये 10 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर आपको यहाँ पे साइज़ नज़र आ रहा है, ये भी एमसीक्यू है। ये भी चीज़ एमसीक्यू में आती है, ये भी एमसीक्यू पड़ा हुआ है, एक एमसीक्यू ये पड़ा हुआ है। तो ये आपने वैल्यूज़ और रीडिंग लाजमी पढ़नी है। ये आपको एक शॉर्ट जो है ना एक कंपैरिजन बताया गया है एक एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। तो ये फिर आपने लाजमी देख लेना है। और लेक्चर के जो इस चैप्टर को जब हम इंशाल्लाह एंड करेंगे, तो जब हम इन सारे ऑर्गेनाइज़ को पढ़ लेंगे, तो अगेन ये पेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें हम एक एनिमल और एक प्लांट सेल को जो है कंपेयर करेंगे। क्योंकि ये जब हम पढ़ चुके होंगे सारे ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्स और इनके वर्किंग और फंक्शंस एंड ऑल दैट, तो फिर कंपेयर करना भी आसान होगा और आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। सो ये इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग लेक्चर्स मिलते रहें। टिल द नेक्स्ट लेक्चर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।